नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव एजुकेशन। मैं हूं संजू यादव, पीएचडी स्कॉलर इन एजुकेशन। और आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होने वाला है, उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो एजुकेशन फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में चल रहा है, नेट का एग्ज़ाम देते हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, लाइक पीएचडी करना चाहते हैं अपना और आगे अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो आज का पूरा पीएचडी कोर्स वर्क को लेके ही मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि कई बच्चों को ना कन्फ्यूज़न होता है कैसे क्या होता है, आगे क्या प्रोसेस रहता है। सो कोर्स वर्क में क्या होता है वो मैंने कवर किया है। तो आज हम बात करेंगे पीएचडी कोर्स वर्क में क्या पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, सिलेबस या जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बुक्स वगैरह क्या रिफ़र की गई थी हमें, और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं वो भी थोड़ा शेयर करूँगी क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा जो पीएचडी कोर्स वर्क है मैंने उसके एग्ज़ाम्स दिए हैं लगभग 1-1.5 महीने पहले और मैंने अपना पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट किया है। और शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैंने CUH जो अपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, उसमें एजुकेशन टीचर एजुकेशन जो है उस डिपार्टमेंट में पीएचडी में एडमिशन लिया था दिसंबर 2024 का जो बैच है उसमें। ओके, तो अभी हमारा जून जो था उसमें ख़त्म हुए हैं हमारे पीएचडी कोर्स वर्क के एग्ज़ाम्स। सो शुरू करते हैं कि जो पीएचडी कोर्स वर्क होता है वो क्या होता है और क्यों पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है उसमें। सो पीएचडी कोर्स वर्क जो होता है ना वो एक तरीके से प्रिपरेटरी स्टेज होती है कि जो हम पीएचडी में करने वाले हैं या स्कॉलर्स जो पीएचडी शुरू करेंगे वो पहले उसको कंप्लीट करना वो कंपलसरी है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि मिनिमम 1 सेमेस्टर जो होता है हर यूनिवर्सिटी में, 1 सेमेस्टर जो होता है वो तो कंप्लीट करेंगे एज ए प्री पीएचडी या जो हम जिसको कोर्स वर्क बोल रहे हैं उसको। ये मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लाइक जैसे CUH में मैंने देखा कि 6 मंथ का है, ऐसे BHU का मैंने देखा कि वो 1 ईयर का है। और भी कई कई जैसे हाँ जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें भी 1 ईयर का है। और ये कोर्स टू कोर्स भी आई थिंक डिफ़र कर सकता है, बट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफ़र करता है। आई एम श्योर कि मतलब डिफरेंस रहता है, लेकिन मिनिमम 1 सेमेस्टर का रहता है, चाहे वो 6 मंथ का हो या वो 1 ईयर का हो। मिनिमम 6 मंथ का तो होना ही चाहिए। सो उसमें है हमें बेसिक चीज़ें बताते हैं, लाइक रिसर्च क्या होती है, कैसे करनी होती है, पूरी प्रोसेस डिटेल में बताते हैं और छोटे छोटे सेक्शन में असाइनमेंट्स दे दे के हमें बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं कैसे रिसर्च लिखनी है, कैसे इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे, क्या करना है हमें पीएचडी में आगे। तो वो सारी वो एक तरीके से बच्चे को तैयार करते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज है ये उस चीज़ के लिए। तो हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट जो स्ट्रक्चर होता है ना कि क्या करवा रहे हैं वो, किस चीज़ के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं वो सेम ही होगा उसमें। ओके, सो ये तो हो गया कि मतलब उसमें क्या क्या कराते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि मैं कभी भूल ना जाऊँ। सेकंड मतलब एक तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट में रिसर्च मेथडोलॉजी तो होगी ही होगी क्योंकि हम पीएचडी में रिसर्च कर रहे हैं तो ओबियसली रिसर्च मेथडोलॉजी को वो काउंट करते हैं। एक तरीके से एडवांस एजुकेशनल फिलोसफी लगा लो या साइकोलॉजी लगा लो, वो भी होती हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स होते हैं, लाइक जैसे मेरा टीचिंग में है, टीचर एजुकेशन है तो मेरा टीचर एजुकेशन था। उस तरीके से सबके अलग अलग हो सकते हैं, लाइक इंक्लूसिव एजुकेशन भी हो सकता है, स्पेशल एजुकेशन भी हो सकता है। इस तरीके से जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा इसमें। और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर ये भी एक पर्टिकुलर पेपर होता है, टर्म पेपर बोल लो, फील्ड वर्क बोल लो इसको, एक तरीके से कि रिव्यू कैसे करना है उसको भी एक तरीके से हमें बताया जाएगा, पर्टिकुलर पेपर रहेगा उसको लेके। कुछ कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना उसमें लाइक कंप्यूटर एप्लीकेशन या अकेडमिक राइटिंग वगैरह हो गया, रिसर्च एथिक्स हो गए, वो भी होते हैं। तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस रहता है, बट जैसे ज़्यादातर में यही रहेगा, रिसर्च मेथडोलॉजी, एजुकेशनल फिलोसफी, आईसीटी, लिटरेचर रिव्यू वगैरह ऐसे। तो जैसे मैं CUH का बताऊं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का, तो मैंने ऐसे ये प्रिंट आउट जैसे हमने निकलवाया था, शुरू में ही निकलवा लिया था। तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि हमारे 4 पेपर थे, 4 हमारे एग्ज़ाम हुए हैं। सो उसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल रिसर्च। ओके, सेकंड है एजुकेशनल रिसर्च एंड इट्स प्रोसेस। उसमें मतलब हमें प्रोसेस बताई गई कैसे क्या होता है, सैम्पलिंग कैसे लेनी है, कितने टाइप की होती है, कैसे हर एक सैंपल अलग अलग है और मतलब सबकी यूटिलिटी कैसे, मतलब एक बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस ना, जो कन्फ्यूज़न था पहले जिस नेट JRF की तैयारी कर रहे थे
उस टाइम पे थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, हम सिर्फ थ्योरेटिकली उन चीज़ों को पढ़ते हैं, बट जो कोर्स वर्क होता है ना उसमें हम वो चीज़ें प्रैक्टिकली करके देख रहे होते हैं। एंड देन थर्ड है रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। इसमें था कि जब हम अपनी रिसर्च लिखते हैं तो एथिकली वो कैसे लिखनी है, और लाइक क्या रूल रेगुलेशन है, किन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें लिखना है, किन चीज़ों का लाइक हम एक तरीके से आईसीटी का यूज़ भी इसमें बताया गया था। और जब पब्लिश कराएंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो, रूल रेगुलेशन से रिलेटेड या किसी भी तरीके से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें इसमें हमें करवाई गई थी। फिर है ऑप्शनल, जैसे हमारे सब्जेक्ट में एजुकेशन वाले में ऑप्शनल था philosophical and sociological base of education, then second teacher education और educational administration management planning and leadership। इन तीन सब्जेक्ट में से कोई एक चूज़ करना था। सो मेरा जो सब्जेक्ट था वो टीचर एजुकेशन है इसमें। सो ये था CUH का जो एक मॉडल है कि ये सब्जेक्ट रहते हैं, इनमें वो पढ़ाते हैं और कोर्स वर्क कंप्लीट कराते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बुक्स क्या क्या रेफ़र की गई थी। तो हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए ना लाइक आप एक या दो बुक्स तो ऐसी होती हैं कि वो पढ़नी ही पढ़नी होती है, कि एक दो बुक्स तो एकदम पूरा फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पूरा डिटेल पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं, हर एक स्टेप। तो एक दो बुक्स हैं वो हर एक टीचर ने हमें रेफरेंस दिया था और हमने वो पढ़ी थी। उसके अलावा बुक्स के अलावा जर्नल्स आर्टिकल्स वगैरह जो थे वो भी हम पढ़ते थे, और लाइक जहाँ से भी शोध गंगा या जो पेपर्स वगैरह होते थे, पब्लिश पेपर्स वगैरह हैं, वो भी हम पढ़ते थे। तो जहाँ से जो अच्छा मटेरियल मिल जाए हमें रिसर्च करके ही पढ़ना पड़ता था, क्योंकि ऑलरेडी हम उसमें खाई में पैर दे चुके हैं कि PhD के लाइक नाव में बैठ चुके हैं। तो अब हमें वो ये समुद्र को पूरा एक्सप्लोर करना है। सो वो वाली सिचुएशन थी। लेकिन फिर भी जैसे जो मेन बुक्स थी वो मैं बता देती हूँ। जैसे एक है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स थी प्रेम एस मान की। उसमें से जैसे स्टैट का जो पोर्शन था वो कवर किया था हमने, जो मेथड्स वगैरह हैं स्टैट की एनालिसिस से वगैरह से रिलेटेड, वो इसमें काफ़ी थे। कीथ मॉरिसन की थी, ये मेथड्स वगैरह से रिलेटेड है। और क्रेसवेल की बुक है वो काफ़ी अच्छी बताई जाती है एजुकेशनल रिसर्च की। सो ये बुक तो मैंने पर्सनली अपने लिए ख़रीद भी ली थी कि मतलब ये पूरा लंबे टाइम रहेगी और लाइक ड्यूरिंग PhD काफ़ी काम आएगी। एक जॉन W बेस्ट है, उनकी है रिसर्च इन एजुकेशन। एंड पब्लिकेशन APA मैनुअल एक बुक है, वो भी लाइक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ने के लिए दी थी हमें। और भी लाइक बुक्स थी जिनमें हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स को उनमें से पढ़ते थे और लाइक प्रिंट आउट भी निकलवा लेते थे अपना। और भी 4-5 बुक होंगी, जैसे जैसे मतलब आपके टीचर्स जो सुजेस्ट करते हैं आपको, आप उनमें देखो, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, जो आपको समझ में आता है, आप उनको प्रीफर कर सकते हो, अपनी तरफ से भी प्रीफर कर सकते हो। इनमें क्या क्या होता है ना कि लाइक अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप अच्छे से उस मटेरियल को समझ जाओ, क्योंकि आपको PhD करनी है पूरी और उस बेस को समझना है। तो आप जहाँ से अच्छे से समझ पाओ ना, आप वहीं से पढ़ो। और जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप एक या दो बुक्स तो अपनी पर्सनल ख़रीद लो, क्योंकि आपको वो लाइक लंबे टाइम अपने पास रखनी है और वो काफ़ी काम आने वाली है। सो ये हो गया। और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ओरिजिनल साइट्स होती हैं, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली थी। टीचर्स भी वही प्रीफर करते थे, लाइक जैसे जो टीचर एजुकेशन है उसमें कोई भी न्यू पॉलिसीज़ वगैरह हैं या इन सब चीज़ों से रिलेटेड है तो हम डायरेक्ट उस पर साइट पे जाते थे, लाइक NCT के हो गया, NCERT वगैरह से रिलेटेड। तो वो हम डायरेक्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे हम वो डायरेक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखते थे और वहीं से करते थे। गूगल स्कॉलर का काफ़ी यूज़ किया है शोध गंगा या लिटरेचर रिव्यू करने के लिए, जैसे अलग अलग वेबसाइट्स का यूज़ करते थे हम। जो लाइब्रेरी से हमें एक ईमेल आईडी भी मिली होती है, जो यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी होती है, उसका यूज़ करके हम अलग अलग प्लेटफॉर्म को रीच कर सकते हैं और वहाँ से हम पेपर्स को पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से भी हमने पेपर्स को काफ़ी पढ़ा है। सो ये मतलब मेन बुक्स था जो हमें प्रीफर की गई थी। देन आता है कि असाइनमेंट और वाइवा का क्या होता है कोर्स वर्क के टाइम में। तो कोर्स वर्क के टाइम में ना हर एक सब्जेक्ट का मिनिमम 2 असाइनमेंट तो होते ही होते हैं, जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में होते हैं वो। और टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने असाइनमेंट देता है। तो हमें भी काफ़ी असाइनमेंट दिए गए थे और 2 असाइनमेंट तो लास्ट में थे ही कि भाई ये तुम्हारे एज ए इंटरनल लगा लो या एज ए ऑफिशियली जो हम दिखाएंगे कि बच्चों ने ये असाइनमेंट किए हैं वो रहेगा।
ठीक है, डॉक्यूमेंट में अगर मान लो चढ़ाएंगे नंबर वगैरह उस टाइप से। और उन असाइनमेंट में क्या होता था कि लाइक जैसे रिसर्च प्रोसेस वगैरह का जो हमारा था, उसमें हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना था एक टॉपिक के ऊपर। एंड उस रिसर्च प्रपोजल को लाइक डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल कि हमें आगे रिसर्च उसी पे करनी है, उस तरीके से ज़्यादातर बच्चों ने वो बनाया जो आगे वो रिसर्च कंडक्ट करना चाहते थे। एंड देन उस रिसर्च प्रपोजल को हमें प्रेजेंट भी करना था, प्रेजेंटेशन भी हो गई वो, एंड उसमें से फिर क्वेश्चंस भी पुट अप किए जाएंगे, तो वो वाइवा हो गया। जो भी हम कर रहे हैं ना, वो हमें ओरिजिनल रखना है और डिटेल में बनाना है कि हाँ हम सच में ही पीएचडी कर रहे हैं। हमें वो मास्टर वाला, ग्रेजुएशन वाला, वो बच्चे वाली चीज़ें नहीं रखनी कि यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया। तो आपको खुद का आइडिया हो एक। टीचर्स वैसे भी तैयार करते हैं कि कैसे रिसर्च टॉपिक हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या प्रोसेस होगी उस चीज़ में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बस उसका मिनिएचर फॉर्म चलता रहता है कोर्स वर्क में, वो प्रैक्टिकली छोटे छोटे डेमो टाइप से करवाते हैं। उसमें ये सब चीज़ें रहेंगी। एंड यही होता है उसमें कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, वो भी करवाया था एक टीचर ने हमसे। और एक टॉपिक के ऊपर डिटेल्ड लाइक एक्सप्लेनेशन के साथ एक टॉपिक को कैसे डिस्क्राइब करना है अपने वे में, और लाइक बैकग्राउंड स्टडीज़ वगैरह जिसको लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं, वो कैसे करेंगे उससे रिलेटेड, और पूरा मतलब वो पूरा रिसर्च से रिलेटेड चलेगा। असाइनमेंट भी होते हैं, वाइवा भी होते हैं। और कोशिश करें कि लाइक उसमें फॉर्मेट वगैरह का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। जैसे हमारा था वो APA फॉर्मेट में था, वो था एक। एंड मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो ये है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब लगा मुझे ऐसा कि पता नहीं क्या बर्डन आ गया है, PhD क्लास, असाइनमेंट, और पढ़ने के लिए जो इतना ज़्यादा मटेरियल मिलता था ना, मतलब पूरी पूरी बुक्स दी जाती थी हमें कि ये बुक में से ये पढ़ के लेके आओ, ये टॉपिक करना है, उस बुक में से करना है। तो फर्स्ट जो हेडेक थी वो तो बुक अरेंज करना, क्योंकि लाइब्रेरी में भी कुछ लिमिटेड बुक्स ही होती हैं, कभी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं ना, सबको नीड होती है। कुछ कभी कभी हमें मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी, फिर हम ऑनलाइन सर्च करते थे। बुक्स नहीं मिलती थी तो हम डिफरेंट पेपर्स वगैरह से लेके, लेकिन पूरा अगर कोई टॉपिक बताया है तो पूरा डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू करके उसके ऊपर हमें नॉलेज दिमाग में रखनी होती थी। लाइक कोई नोट्स वगैरह काम नहीं आए थे हमारे उस टाइम पे। ये था कि तुम्हें अगर कोई टॉपिक बोला गया है तो वो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, अब चाहे तुम दिन रात जग के कैसे ही करो। शुरू शुरू में बहुत लाइक ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या अलग ही कर रहे हैं हम, क्योंकि MSc तक, M.Ed तक क्या होता था कि बुक्स मिल जाती थी हमें और लाइक पेपर दे आते थे, बट अब ऐसा कुछ था नहीं। बट फिर भी धीरे धीरे अरेंज हो गया, वो हैबिट हो जाती है। उसमें ना कुछ लाइक हमें फिक्स करना पड़ेगा कि 2-3 घंटे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। छोटे छोटे नोट्स बनाओ, लाइक कोई डेफिनेशन वगैरह है या थ्योरिस्ट वगैरह है कोई, उससे रिलेटेड किसने क्या बोला, उसने उस फील्ड में ऐसा काम किया, किस डायमेंशन में काम किया, किस चीज़ को लेके काम किया उन्होंने। असाइनमेंट वगैरह कोई बनाए थे तो उसमें लाइक खुद का असाइनमेंट बनाओ, जो सजेशन में दूंगी, ChatGPT वगैरह AI का यूज़ कम करो, एंड खुद का ओरिजिनल रखो आइडिया। एंड सीनियर्स वगैरह से हेल्प ले सकते हो बिल्कुल, अगर आपका इंटरेक्शन हुआ है तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि ओबियसली वो तो सीनियर्स हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका होता है इस चीज़ में। यही था मेरा जो भी एक्सपीरियंस था। पहले लगा थोड़ा सा बर्डन, बट बाद में काफ़ी स्मूथ हो गया था, और थोड़ा सा प्लानिंग के साथ अगर करें तो सब कुछ मैनेज हो जाता है। हाँ, टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, ये तो है। PhD है वो फुल टाइम, लाइक 5:30-6 बजे तक, सुबह से आप लगा लो 9-10 बजे से डिपार्टमेंट ओपन होता था, और 5:30-6 बजे तक तो मतलब आप बंद जाते हो वहीं से, चाहे आपका छोटा बच्चा हो, चाहे फैमिली हो, आपको सब कुछ छोड़ना पड़ता है। लाइक मेरा छोटा बच्चा था तो मैंने भी वो घर पे या घर वालों के साथ ऐसे छोड़ा है कोर्स वर्क के टाइम पे। और PhD के टाइम पे भी यही होता है कि आपको फुल डेडिकेशन देना होता है, फुल टाइम देना होता है उसके साथ, क्योंकि खुद का कुछ रहता है, यूनिक रहता है, आप कहीं से कॉपी नहीं कर सकते। आपको इतना वर्क करना पड़ता है ना उस चीज़ के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर। काफ़ी मेहनत लगती है। आई होप कि ये वीडियो आपको या आपके लिए हेल्पफुल होगी, जो भी PhD करना चाहते हैं। PhD कोर्स वर्क का पूरा सिस्टम समझने में काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये कंपलसरी है, UGC की गाइडलाइन है, और काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है।
जब आप पीएचडी कोर्स वर्क में पास हो जाओगे ना, आपको सिर्फ 2 ही चांस मिलते हैं, जितना मुझे इसमें पता लगा है, CUH में पता लगा है कि जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम दी है, बाई चांस कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको दूसरा चांस मिलता है। लेकिन अगर वो दूसरे कोर्स वर्क में भी फेल हो जाएगा, हालांकि दूसरे एग्ज़ाम में भी, फिर वो कोर्स वर्क से बाहर है, फिर वो पीएचडी नहीं कर सकता कंटिन्यू आगे। सो यहाँ पे ये है, कोर्स वर्क का मतलब ये है कि आपको ये स्टेप पार करना ही पड़ेगा, पास होना ही पड़ेगा। पास होने के लिए 55% मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया है ये। एंड मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लगा के, सो आपको हाँ ये 55% तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होते, जैसे मास्टर तक अभी होता था ना कि इतने परसेंटेज आए, इतने परसेंटेज आए, कहीं पे भी ऐड नहीं होंगे। आपने कोर्स वर्क कंप्लीट किया, आप पीएचडी में मतलब अपना कंटिन्यू करोगे, आपका टॉपिक डिसाइड होगा, फाइनलाइज हो जाएगा, आपकी थीसिस सबमिट हो जाएगी, आपको पीएचडी की एक डिग्री मिलेगी, बस ऐसा ही होता है। आपके मार्क्स वगैरह कहीं काम नहीं आते हैं, नॉलेज काम आती है। जॉब आगे लगोगे तो नॉलेज जो दिमाग में रहेगी, आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा रिसर्च को लेके, उससे रिलेटेड चीज़ें सारी काम में आएंगी। सो ये था बस मेरा एक्सपीरियंस। और बाकी जैसे हम कोर्स वर्क में जाते हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और मतलब मेरे तो काफ़ी अच्छे हैं डिपार्टमेंट के अभी तक, एंड आगे भी अच्छे ही रहेंगे क्योंकि टीचर्स का पता ही लग जाता है। तो काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं कुछ बताने के लिए या कुछ नया करवाने के लिए। और इतना आई थिंक स्मूथ ही जाता होगा सबका, एक आधे ही रहते हैं भाई कुछ जो गलत जगह उलझ जाते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ये। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई अगर आपकी क्वेरी हो या कुछ क्वेश्चन हो, किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनानी हो, तो मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड या अपनी चीज़ों से रिलेटेड वीडियो बना के मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकती हूँ या डायरेक्शन दे सकती हूँ। खुद भी कुछ सीख सकती हूँ आप लोगों से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।